नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। और जो भी इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का हो, चाहे यूपी का, और ग्रेड फर्स्ट जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है राजस्थान की और अदर स्टेट्स की, उनमें भी ये टॉपिक निश्चित रूप से मिलता है। तो हम मुख्य रूप से राजस्थान का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है और कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो दोनों इन वीडियोस में इस सीरीज में कवर करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं एक एक वर्ड, तो आप निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा या कोई अद्भुत एग्ज़ाम नहीं है, हम हमारी थोड़ी अच्छी तैयारी अगर है कंटिन्यूटी में तो हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें बाबरनामा। बाबरनामा, इसे तुझके बाबरी या वाक़याते बाबरी भी कहा जाता है। दो नाम है इसके, तुझके बाबरी या वाक़याते बाबरी। यह बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा। इसको तुर्की भाषा में लिखा। तो ये पूछा जाता है कई बार। वीडियो के दौरान मैं आपको वो सब इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर ने स्वयं ने इसको लिखा है और बाद में इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। सबसे पहले मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरिज ने किया। मैडम बेवरिज अंग्रेज थी। इन्होंने सबसे पहले तुर्की से अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। पूछा जाता है एक बार, मैडम बेवरिज। फिर 1589 टू 90 में अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, इसने इसका फारसी में अनुवाद किया। और इन संस्करणों का उर्दू अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद तो किया मैडम बेवरिज ने। देखिए, हम जल्दी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे क्योंकि तभी याद रह पाएगा। मैं अगर जल्दीबाजी में वीडियो बनाने के पर्पस से ख़त्म कर दूंगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा और आप उसको लर्न भी नहीं रख पाएंगे। तो मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ लर्न भी हो। तो बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया है। मैडम बेवरिज ने सबसे पहले इसका तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद 1589 टू 90 में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। और उर्दू अनुवाद की बात करें तो उर्दू अनुवाद इसका मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर ने, मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर, मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर ने दिल्ली में 1924 में प्रकाशित किया। 1924। तो तुर्की भाषा में मूल रूप से लिखा गया ग्रंथ है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा है। सबसे पहले अंग्रेजी में मैडम बेवरिज ने इसे अनुवादित किया। फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवादित किया 1589-90 में। और उसके बाद उर्दू में इसे अनुवादित किया नासिरुद्दीन हैदर
ने दिल्ली में 1924 में। और बाबर के विषय में जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। इसने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है इसमें, जो हम जब बाबर पढ़ेंगे मुगल काल में तो वहां पर उसका उल्लेख करेंगे। दूसरा हमारा ग्रंथ है तारीख ए रशीदी। हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली मैं इतना साउंड नहीं हूँ, इसलिए चलिए इसी को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो मेरे से अभी आ नहीं रहा है। इसका था अगला जो मुगल कालीन साहित्य का ग्रंथ है वो है तारीख ए रशीदी। तारीख ए रशीदी मैं बिल्कुल टू द पॉइंट और जो काम की एग्जाम में आने वाली चीजें हैं केवल वही आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो को लंबा करना या ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं रहेगा मेरा, जिससे कि आप लोगों का पर्पस पूरा हो सके। तारीख ए रशीदी दूसरा ग्रंथ आता है, पहला बाबरनामा, दूसरा तारीख ए रशीदी। तो मिर्जा मोहम्मद हैदर इसने फारसी भाषा में लिखा। ये मिर्जा मोहम्मद हैदर, वो बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में, तारीख ए रशीदी मिर्जा मोहम्मद हैदर ने लिखा फारसी भाषा में। इसमें बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन है। बाबर और हुमायूं इन दोनों के टाइम की घटनाओं का वर्णन है। और मिर्जा हैदर ये बाबर का रिलेटिव था, इसलिए इसका वर्णन ऑथेंटिक माना जाता है कि उसके जीवन को इसने करीब से देखा था। और छोटी आयु में ही ये बाबर की सेवा में आ गया था। अपने इस ग्रंथ में उसने तत्कालीन समय की घटनाओं को जो अपनी आंखों से देखा उसका वर्णन किया था। और इसने दो भागों में लिखा इसको। एक भाग में तो 1527 से 1533 तक का जो अवधि है उसका वर्णन है। बाबर और हुमायूं की घटनाओं का उल्लेख इसमें किया है। इस अवधि का 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और फिर हुमायूं शासक बना था। तो पहले भाग में ये लिखा है, और दूसरे भाग में 1541 तक अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है, स्वयं के जीवन। 1541 तक स्वयं के जीवन की घटनाओं का इसने वर्णन किया है। तीसरा हमारा ग्रंथ आता है हुमायूं नामा। तो बादशाह अकबर के आग्रह पर ये बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम बादशाह अकबर के आग्रह पर लिखा। ये गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की पुत्री थी, गुलबदन बेगम। और ये भी फारसी भाषा में लिखा गया। ध्यान रखिएगा, बाबरनामा तुर्की भाषा में था मूल रूप से, और उसके बाद तारीख ए रशीदी फारसी भाषा में, और हुमायूं नामा ये पूछा जा सकता है हुमायूं नामा, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। बाकी ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जब अप्रत्याशित क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो फारसी भाषा में लिखा गया है। और इसके अधिकांश भाग में गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन की सफलताओं, विजय, पराजय और कठिनाइयों का वर्णन किया है। उसने हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है। हुमायूं और कामरान के मध्य, ये इसका भाई था कामरान, बाबर का दूसरा बेटा। इस कामरान ने
अकबर को काबुल के किले पर लटका दिया था। तो कामरान से युद्ध का वर्णन है और हुमायूं के जीवन की घटनाओं का वर्णन है। उसके बाद हमारा आता है अगला ग्रंथ तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात। तो इसकी रचना जौहर आफ्ताब जी ने की। जौहर आफ्ताब जी, जौहर आफ्ताब जी, जौहर आफ्ताब जी ने इसकी रचना की। और इसमें भी अकबर के आदेश पर ये रचना की गई। फारसी भाषा में था ये भी। देखिए सभी ग्रंथ बाबरनामा के अलावा सभी फारसी भाषा में आ रहे हैं। फारसी भाषा ध्यान रखिएगा मुगल काल की राजकीय भाषा थी। और जौहर आफ्ताब जी वर्षों तक हुमायूं की सेवा में रहा और हुमायूं के सैनिक अभियानों से लेकर दुर्दिन उसके बुरे समय तक उसके साथ रहा। इस कारण हुमायूं के विषय में जानने के लिए प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है तज़किरात उल वाक़ियात, जौहर आफ्ताब जी और हुमायूं के बारे में। अगला ग्रंथ आता है तारीख ए दौलत ए शेरशाही। तारीख ए दौलत ए शेरशाही। तो अब्बास खान सॉरी ये हसन अली खान ने लिखा। अब्बास खान सरवानी ने तो तारीख ए शेरशाही लिखा था। हसन अली खान, हसन अली खान ने ये ग्रंथ लिखा तारीख ए दौलत ए शेरशाही। इसमें भी ये भी फारसी भाषा में लिखा गया है और इसमें शेर शाह के व्यक्तित्व, जीवन और शासन के बारे में सामग्री प्राप्त होती है। तो ये शेर शाही आ गया, तो इसमें शेर शाह के बारे में जानकारी मिलेगी हसन अली खान फारसी भाषा में। फिर आता है तारीख ए शेर शाही। तारीख ए शेर शाही। तो ये अब्बास खान सरवारी ने, अब्बास खान सरवानी, अब्बास खान सरवानी ने लिखा अकबर के आदेश पर। तो देखिए हुमायूं नामा भी अकबर के आग्रह पर, तज़किरात उल वाक़ियात जौहर आफ्ताब जी ने अकबर के आदेश पर, और ये तारीख ए शेर शाही ये भी अकबर के आदेश पर लिखा गया फारसी भाषा में। ध्यान रखिएगा है तो शेर शाह के बारे में, लेकिन ये अकबर के आदेश पर लिखा गया। तारीख ए शेर शाही फारसी भाषा में लिखा गया। ये शेर शाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध के बारे में इसमें वर्णन है, इन दोनों में ही शेर शाह के बारे में। फिर आता है वाक़ियात ए मुश्ताकी। वाक़ियात ए मुश्ताकी। वाक़ियात ए मुश्ताकी। तो शेख रिजाकुल्ला मुश्ताकी द्वारा ये लिखा गया। शेख रिजाकुल्ला मुश्ताकी के द्वारा ये लिखा गया। शेख रिजाकुल्ला मुश्ताकी के द्वारा ये लिखा गया और ये भी फारसी भाषा में था। लोदी और सूर काल पर प्रकाश डालने वाली सबसे पहली पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
लोदी और सूर, शेरशाह सूरी, सूर वंश, सूरकाल, और ये इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। तो लोदी वंश और सूरकाल दोनों पर प्रकाश डालने वाली सबसे पहली पुस्तक है, इसलिए वाकियात मुश्ताकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखिए मुगलों के बारे में वर्णन तो बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा आपको, लेकिन लोदी काल और सूरकाल पर प्रकाश डालने वाली ये पहली पुस्तक है। और इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से लेकर के और अकबर के शासनकाल के मध्य भाग तक का वर्णन, देखिए कितना विस्तार से इसने लिखा है। बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। उसके बाद सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, पूरा लोदी वंश आता है। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है। फिर उसके बाद बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है। तो देखिए कितना इसने दो, बीच में शेरशाह सूरी आता है, हुमायूं को जो निर्वासन काल था 15 वर्ष का, 1539-40 से लेकर के 1555 तक का, तो उस बीच शेरशाह सूरी आता है। तो उस इतना विशाल वर्णन विस्तार से इसने किया है इस बुक ने। तो अकबर के शासनकाल के मध्य भाग तक का, अकबर को पूरा कवर नहीं किया, लेकिन उसके शासनकाल के मध्य भाग तक का वर्णन इसमें है, बहलोल लोदी से लेकर। उसके बाद रचना आती है तारीख ए दाऊदी, तारीख ए दाऊदी। तो वाकियात मुस्ताकी का लेखक है शेख रिजाकुल्ला, शेख रिजाकुल्ला। एग्जाम में ध्यान रखिएगा वो मुस्ताकी शायद न डाले, क्योंकि मुस्ताकी से मुस्ताकी पहचान करके स्टूडेंट आंसर लगा देंगे, इसलिए वो केवल शेख रिजाकुल्ला ही लिखेगा। वाकियात मुस्ताकी। फिर तारीख ए दाऊदी आता है। तारीख ए दाऊदी ग्रंथ है, तो इसकी रचना अब्दुल्ला ने की, अब्दुल्ला ने इसकी रचना की, तारीख ए दाऊदी की। और संभवतः जहांगीर के शासनकाल में इसकी रचना की गई, जहांगीर के शासनकाल में। और इसमें शेर शाह के शासनकाल के बारे में विस्तार से वर्णन है। तो तारीख ए दाऊदी में भी शेर शाह का शासनकाल आता है। तारीख ए शेर शाही में तो आता ही है, और तारीख ए दौलत ए शेर शाही उसमें भी आता था। तो शेर शाह की 3 पुस्तकें हो गई, तारीख ए दौलत ए शेर शाही हसन अली खां फारसी में, तारीख ए शेर शाही अब्बास खां सरवानी फारसी में, और तारीख ए दाऊदी अब्दुल्ला ने, और वाकियात मुस्ताकी में भी सूरवंश का वर्णन है। तो शेर शाह के शासनकाल के बारे में विस्तार से वर्णन है तारीख ए दाऊदी में। इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे, और इसका दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं अध्ययन से संबंधित और कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित कई इन्फॉर्मेशन और इस तरह से जो आपके सिलेबस में कंटेंट है उससे संबंधित वीडियोस लाता रहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी अगर ये पसंद आता है तो इसका लाभ वो ले सकें। धन्यवाद।